दिग्विजय सिंह ने साधा आरएसएस पर निशाना, कहा दीमक की तरह काम करता है संघ, धर्म के नाम पर इंदौर से लेते हैं सबसे ज्यादा चंदा। पचमढ़ी में पहली बार शुरू होगी टाइगर सफारी, बाघ का आसानी से पर्यटक कर सकेंगे दीदार, 20 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी टाइगर सफारी। मध्य प्रदेश में 63,000 को लगा बूस्टर डोज में फ्रंटलाइन वर्कर शामिल, 5,000 डोज के साथ भोपाल टॉप पर, इंदौर दूसरे नंबर पर। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, दिन में 19 डिग्री और रात में 8.6 डिग्री पहुंचा पारा, प्रदेश में बढ़ी ठिठुरन। और जबलपुर में बनेगा देश का सबसे बड़ा बम, 500 केजी जीपी बम होगा देश का सबसे बड़ा बम, देश के लिए बनेगा बड़ी ताकत। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे सरगुजा की। सरगुजा पुलिस को अंतर्राज्यीय साइबर में ठगी करने वाले आरोपियों को जामताड़ा झारखंड से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 6 नग मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल सहित करीब 2.5 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक मनेन्द्रगढ़ निवासी होटल व्यवसायी अपने होटल का जोमेटो में अकाउंट बना रहा था, तभी उनके पास साइबर ठग का फोन आया और उसने एक लिंक भरने को कहा। जैसे ही होटल व्यवसायी ने लिंक भरी, तभी व्यवसायी के खाते से पैसे कट गए और आरोपी से पूछताछ पर पता चला कि आरोपियों ने देश के 20 राज्यों में फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ठगी का काम किया है। सरगुजा पुलिस साइबर फ्रॉड के क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रही है, साथ ही साइबर क्राइम के संबंध में आम लोगों को जागरूक भी कर रही है। इसी क्रम में हमारे कोतवाली थाना में एक शिकायत आई थी कि जोमेटो अकाउंट में हमारे यहाँ के एक प्रार्थी जब आए, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि उनका एक होटल व्यवसाय है जिसके लिए वो जोमेटो में अपना अकाउंट खुलवा रहे थे ताकि वो ऑनलाइन डिलीवरी कर सके। तो उसमें जो कस्टमर केयर का नंबर उन्होंने डायल किया वो ठग का नंबर था, और उस नंबर के माध्यम से ठग से जब उनसे संपर्क हुआ तो ठग ने एक वर्चुअल ऐप है उसको डाउनलोड किया हुआ था, और उसके माध्यम से उनके मोबाइल में उन्होंने एक गूगल फॉर्म भेजा, और गूगल फॉर्म को जब इन्होंने भरा और यूपीआई पिन डालकर उसे वापस उस ठग को वापस भेजा है, तो उनके जो बैंक अकाउंट से 53,800 रुपये की राशि जो कट गई, उसके आधार पर हमने एफआईआर दर्ज की, पतासाजी की गई साइबर तकनीक के माध्यम से। तो ये पता चला कि गिरिडीह झारखंड के पास जामताड़ा है, वहाँ पर ही इस आरोपी का लोकेशन मिला, जिसमें इस लोकेशन के आधार पर हमने तत्काल एक पार्टी वहाँ पर भेजी और उसे घेराबंदी करके मोहम्मद हबीबुल्ला नामक व्यक्ति को पकड़ा गया, जिसके पास से 6 मोबाइल एवं एक यामाहा मोटरसाइकिल जो इस ठगी के से ही उसने खरीदी थी, उसको वहाँ से जब्त कर लाया गया है और उसे अभी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। और आगे इसमें और विवेचना जारी है, पूछताछ में और भी इसमें खुलासा होने की संभावना है, जिस पे हम आगे कार्य कर रहे हैं। सरगुजा जिले के रघुनाथपुर चौकी पुलिस ने 4 किलो गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल सरगुजा पुलिस द्वारा नशा मुक्ति के खिलाफ चलाए जा रहे नवा बिहार योजना के तहत अवैध मादक पदार्थ और गांजा का कारोबार करने वालों पर नजर रखते हुए सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान रघुनाथपुर पुलिस को सूचना मिली कि भुट्टा बाजार के पास एक व्यक्ति बैग में गांजा लेकर सिंगरौली जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गांजा बरामद किया। मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। सरगुजा पुलिस के द्वारा नशे के खिलाफ नशा मुक्ति अभियान नवा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लगातार हम अपने मुखबिरों को सक्रिय करते हुए ऐसे सभी जगहों पर जहां पर नशे का कोई अवैध कारोबार हो रहा है उसमें सूचनाएं भी एकत्र कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में चौकी रघुनाथपुर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि भुट्टा बाजार ग्राम सिलसिला के पास एक युवक जो है उधर से गुजर रहा है, जो गांजा मादक पदार्थ जो है वो रखा हुआ है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल रघुनाथपुर चौकी प्रभारी के द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया है और मौके पर से 4 किलो गांजा उक्त आरोपी से जब्त किया गया है। और पूछताछ में उसने यह बताया है कि वह सिंगरौली मध्य प्रदेश इसे लेके जा रहा था और आगे इसमें विवेचना जारी है। उक्त मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और न्यायिक रिमांड में जेल भेजा गया।
चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अंबिकापुर के सरगुजा में पुलिस को साइबर ठगी मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर ठगी के आरोपी को जामताड़ा से गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्चुअल एक्सपोज आई मोबाइल और गूगल फॉर्म के माध्यम से ठगी करता था। वहीं पूरे मामले की जांच में सरगुजा पुलिस जुटी हुई है। अंबिकापुर में कोरोना की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ने लगी है। जहां एक तरफ संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्कूली छात्र भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच पा रहे हैं। बीते 6 दिनों के भीतर लगभग 62 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी, लेकिन निजी शैक्षणिक संस्थाओं के ऊपर इन लोगों ने अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया, जबकि स्कूलों में बेतहाशा बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं, टीचर्स संक्रमित पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो निर्देश जारी करना था वो स्कूलों को लेकर के करना था, लेकिन ये किसके दबाव में या किस प्रकार के दबाव में स्वयं रहते हैं, किसके प्रभाव में रहते हैं कि इतना आवश्यक होने के बाद भी ये उचित निर्णय नहीं लिए हैं। निश्चित रूप से इस पर त्वरित निर्णय लेते हुए सबसे पहले जिला प्रशासन को ये चाहिए है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों को जहाँ पर संक्रमित बच्चे पाए गए हैं, टीचर्स पाए गए हैं, उनको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए आगामी आदेश तक, जब तक स्थिति अनुकूल नहीं हो जाती है। और बिल्कुल चिंताजनक बात है। और जो अभिभावक हैं वो अब बच्चों को स्कूल भेजने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, और उनके तरफ से लगातार, चूँकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका ये कहना है कि जब एक 200 लोगों की गाइडलाइन तैयार हो गई कि उससे अधिक के लोग कहीं इकट्ठा नहीं होंगे, तो हमारे बच्चे जिनको टीका नहीं लगा है वो 400, 500, इवन हज़ारों से अधिक बच्चे कुछ स्कूलों में इकट्ठा हो रहे हैं। तो चिंता बहुत है, और ये बात मैंने अपने तरफ से जिला प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा, कराया भी हूँ। नाते मैं बच्चों का जो स्थिति देखते हुए बड़ा चिंतित हूँ कि किस तरीके से जिला प्रशासन इसको हैंडल कर रहा है, जबकि प्रतिदिन 60 से 65 बच्चे, आज कल के पेपर में निकला है कि 60 बच्चे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अभी कहीं कोरिया का न्यूज़ पढ़ रहा था कि 250 बच्चों की जांच हुई, उसमें 35 बच्चे पॉजिटिव आए। ऐसी स्थिति देखते हुए तो तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन को अलर्ट होते हुए और इसको बंद करना चाहिए था। क्या सोच रहा है जिला प्रशासन, ये मैं बड़ा असमंजस में हूँ कि किस तरीके से ऐसा किया जाए, और बहुत चिंतित भी हूँ कि हम बच्चों को किस तरीके से कोरोना से बचाएं। चलिए बैरसी से जुड़ी खबर आपको बता देते हैं। बैरसी के अंबेडकर पार्क स्थित बाबा साहब की प्रतिमा के सामने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के नेतृत्व में मौन धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भाजपा पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर किया। इसके बाद लगभग 2 घंटे तक भाजपा नेता बाबा साहब की प्रतिमा के सामने मौन धरने पर बैठे रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष किशन सिंह अहिरवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर वहां की कांग्रेस सरकार ने उनकी सुरक्षा के साथ बड़ा धोखा किया है। उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया है। किसानों को लाकर उनके मार्ग को अवरुद्ध किया गया है। यह कांग्रेस की सोची समझी देश विरोधी सोच है। भाजपा इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है। इस मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा भोपाल ग्रामीण द्वारा आज मौन धारण प्रदर्शन कार्यक्रम बैरसी अंबेडकर पार्क में रखा गया है। इसका मूल उद्देश्य पंजाब सरकार द्वारा जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसके विषय को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश में और सारे 56 जिलों में 57 जिलों में आज मौन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा चल रहा है। चलिए अब बागली विकासखंड की ओर रुक कर लेते हैं। बागली विकासखंड के ग्राम छतरपुर में स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय की, जहां पर शिक्षकों की मेहनत से विद्यालय की एक अलग पहचान बन रखी है, वह बागली मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय छतरपुर लगातार अपने अच्छे कार्यों को लेकर चर्चा में रहता है। विद्यालय के शिक्षक स्टाफ द्वारा विद्यालय परिसर में स्थित प्रत्येक पेड़ों पर QR कोड लगाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से संबंधित पेड़ के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाए और कोई भी इसकी जानकारी हासिल कर सके। जो भी उस QR कोड को स्कैन करेगा, उसे उस पेड़ के संबंध में सारी जानकारियां अपने मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएंगी। इस प्रकार का प्रयोग पहली बार देखने को मिला है। पहली बार किसी शासकीय विद्यालय में इस प्रकार का कार्य किया गया है। हमारे विद्यालय में प्राइवेट स्कूलों से अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पर तरह तरह की गतिविधियाँ होती रहती है।
अभी हमने पेड़ों के बारे में सीख रहे हैं, जिनके वीडियो भी शिक्षकों के मार्गदर्शन में हमने ही बनाए हैं। अब पेड़ भी देंगे अपना परिचय। शासकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में ये लगे पेड़ अपना परिचय खुद देंगे। इन सभी पेड़ों के तने में QR कोड लगाया गया है और आइए इसको कैसे ऑपरेट करें, इसको कैसे देखें। प्रत्येक एंड्रॉयड मोबाइल में QR कोड एप्लीकेशन होता है। आप इसे टच करें और स्कैन करें। पेड़ों की महत्ता बताने के लिए मेरे को लगता है कि जो डिजिटल टेक्निक युग है उसमें ये QR कोड लगाए गए हैं। इससे हर मोबाइल में जो QR कोड एप्लीकेशन होता है उससे ये जानकारी मिलेगी कि पेड़ की क्या खासियत है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है और ये पेड़ कितना फ़ायदेमंद है। ये बच्चे तो ठीक है, यहाँ तक कि गांव वाले भी अगर यहाँ आके उसको कोई भी आके देख सकता है। कितने बच्चे सर यहाँ पर अध्ययनरत हैं? और 80 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं और सबसे अच्छी बात है हमारे शिक्षक साथियों और बच्चों के द्वारा ही यहाँ के जो वीडियो है वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए गए, स्थानीय स्तर पर ही बनाए गए। क्या है ये सभी शिक्षकों की मेहनत और लगन का परिणाम है कि यहाँ पर नए नए तरीके खोजे जाते हैं, चाहे पढ़ाई का माध्यम हो या कुछ भी हो। अंदर भी हमने प्रयोगशाला निर्मित कर रखी है और इस युग में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इसके लिए हम लगातार मेहनत करते रहते हैं। पूर्व में भी विद्यालय द्वारा अच्छे कार्य किए गए और सम्मानित भी किया गया था विद्यालय को। जी हाँ, ये तो कहना होगा कि अच्छे कार्यों का कहीं ना कहीं सम्मान तो होता है। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का भी मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो भी लगातार हमें मोटिवेट करते रहते हैं और उससे ही हम लोग बच्चों के लिए इतना अच्छा कर पाते हैं। चलिए और अब दुर्ग से जुड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे और SP बद्रीनारायण मीणा ने दुर्ग रेलवे स्टेशन परिसर में साफ सफाई और कोविड गाइडलाइंस का जायजा लिया और स्टेशन में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों से व्यवस्था को लेकर बात की। साथ ही उन्होंने यात्रियों को मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का भी वितरण किया। चलिए और अब बारिश से जुड़ी खबर पर एक नजर डाल लेते हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश एवं कई अनेकों क्षेत्रों में बारिश हुई। इसी के अंतर्गत कुरवाई क्षेत्र में कई गांवों में ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ। जिसके बाद कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे प्रशासन के साथ खेतों का निरीक्षण करने पहुंचे और किसानों को नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। कुरवाई विधानसभा के कम से कम 12 गांवों में ओलावृष्टि एवं बारिश से किसानों को नुकसान हुआ है। पांच खेरी में कुछ है और दीपना खेड़ी में कुछ है और धान खेड़ी में कुछ है। दीपक जी के वो नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंदसौर ने शहर के गांधी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर पंजाब की चन्नी सरकार दरअसल पिछले दिनों पंजाब पहुंचे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके साथ ही युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना की और समर्थन में नारे लगाए। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष नाना लाल अटोलिया और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुनील पटेल सहित बड़ी संख्या में युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी कुछ दिन पूर्व ही पंजाब में कांग्रेस की सरकार द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी की एक सभा में विघ्न डाला गया और पूरी प्लानिंग के साथ उस सभा में प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचे। यह पूरी कार्ययोजना बनाकर उस पर काम वहाँ की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। और कहीं ना कहीं देश के इतिहास में यह जो घटना हुई है
ये देश के इतिहास में कलंक है। आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई है, क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सारी राजनीतिक पार्टियों के और पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। किसी उनको एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित रखकर यह जो द्वेषतापूर्ण कार्य किया गया है कांग्रेस की सरकार का, हम उसकी निंदा करते हैं। विगत दिनों पंजाब में जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में एक वहाँ पर रैली होनी थी, और जिस प्रकार से वहाँ पर उनको हवाई मार्ग से जाना था, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से उन्होंने सड़क मार्ग का चयन किया, और सड़क मार्ग का जिस प्रकार से प्रोटोकॉल होता है उसका सार्वजनिक नहीं किया जाता है। लेकिन पंजाब सरकार ने जिस प्रकार से कुकृत्य करके वहाँ पर अप्रिय घटना हो, ऐसी उन्होंने सुनियोजित प्लानिंग करी थी। उसके माध्यम से वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पुल पर कम से कम 20 मिनट उन पर खड़ा रहना पड़ा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस पुल की पाकिस्तान से दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के ओरछा में स्थित विश्व प्रसिद्ध राम राजा मंदिर में दर्शनों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर के बीच मंदिर में अब एक पहर में 500 भक्तों को ही प्रवेश मिलेगा। आपको बता दें कि यह निर्णय जिला कलेक्टर द्वारा लिया गया है। साथ ही मंदिर के अंदर उन्हीं श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हैं या फिर 2 दिन पूर्व तत्कालीन कोरोना टेस्ट रिपोर्ट उनके पास है। तो वो भी हम लोगों ने क्या है, जहाँ तक राम राजा मंदिर की बात है तो हम लोगों ने यहाँ पे जो दर्शन है वो 1000 तक सीमित किए। ये 2 शिफ्टों में है, क्योंकि सुबह शाम दर्शन होते हैं, तो दोनों शिफ्ट में 500 व्यक्तियों को दर्शन दिया जाएगा। और जो व्यक्ति आएंगे दर्शन करने के लिए वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो मंदिर की साइट है उस पर करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पर दर्शन पा सकते हैं। जब दर्शन करने आएंगे तो उन्हें 48 घंटे की RT-PCR की रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ेगी, या दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र उन्हें यहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा। गर्भगृह में जाने को हमने पूरा प्रतिबंधित किया है। विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर की अनुमति से ही अंदर व्यक्ति जा पाएगा। जहाँ तक बात ये है मंदिर की जो नियमित पूजा अर्चना की नियमित रूप से जो खुलता है 2 शिफ्टों के अलावा जो खुलेगा उसमें मंदिर अपने नियमित रूप से खुलेगा। पुजारी और जो मंदिर के सहायक कर्मचारी हैं, सहायक पुजारी हैं, जो वही अंदर अपनी पूजा अर्चना करते रहेंगे। कांकेर में कोडेकुर्से थाना क्षेत्र के गुर्दा टोला गांव में कुछ बदमाशों ने नक्सलियों के नाम पर लूट करने की साजिश रची। बदमाशों ने खुद को नक्सली बताकर गांव में प्रवेश किया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने बदमाशों को धर दबोचा। वहीं लूट के लिए आए 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल 2 आरोपी अभी फरार हैं। वहीं पूरे मामले में कोडेकुर्से पुलिस जांच कर रही है। देश भर में कोरोना का खतरा बढ़ते ही जा रहा है, जिससे बचाव के लिए जगह जगह टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अनूपपुर के कई क्षेत्रों में भी पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के निर्देश में रोको टोको अभियान चलाया गया, जिसमें थाना प्रभारी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर आमजनों को मास्क लगाने और सैनिटाइजर करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। साथ ही प्रभारियों ने मास्क वितरण कर कोविड-19 के दुष्परिणामों से अवगत कराया लोगों को, और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को और उनका पालन करने के लिए उनसे अपील की। साथ ही नियम का उल्लंघन करने वाले 2750 व्यक्तियों से 2,75,000 रुपए भी वसूले। मध्य प्रदेश में हुए बीते दिनों ओलावृष्टि और बारिश से फसल बर्बाद को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों से निवेदन करता हूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। मैंने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द सर्वे करें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर किसानों को बीमा नहीं देने का आरोप लगाया गया है। पटेल ने कहा कि 50 साल की कांग्रेस सरकार ने किसानों को बीमा नहीं दिया है। बता दें कि ओलावृष्टि से किसानों की रबी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम में परिवर्तन के कारण ठंड के सीजन में जब फसल बहुत अच्छी लहरा रही थी किसानों के खेतों में, गेहूं, चना, सरसों, अरहर, धान, लेकिन 3-4 दिन से मौसम में परिवर्तन हुआ और तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने से कई जिलों में, जिसमें राजगढ़, विदिशा, डिंडोरी, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, भिंड, मुरैना, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल और बाकी जगह भी करीब 500 स्थानों पर ओले गिरे। तेज हवा के साथ बारिश के कारण फसल आड़ी हो गई, चौपट हो गई।
और ओले से पूरी चने की और गेहूं की फसल और बाकी फसलें भी पूरी तरह से कई जगह नष्ट हुई हैं। और सभी कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने निर्देशित कर दिया, सभी डीडीए उप संचालकों को निर्देशित कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर सर्वे करें, वीडियोग्राफी करके सर्वे करें, पंचनामा बनाएं। जिस किसान के खेत में किसान गांव में कहता है मेरे खेत में नुकसान हुआ, वहां जाएं और वहीं से वीडियोग्राफी करके और पंचनामा बनाएं। एक कापी किसान को दें, 5 लोगों के हस्ताक्षर करा के एक कापी अपने पास रखें, ताकि किसान पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि हमारा सर्वे हुआ है। और 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करें। कोरोना की दस्तक के बीच छत्तीसगढ़ के सरगुजा में धारा 144 लागू कर दी गई है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी गैर व्यापारिक गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है और सभी शासकीय अशासकीय शिक्षण संस्थानों को आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी, किंतु ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की, जिसमें उन्होंने शिक्षा विभाग को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सीएम चौहान ने कहा कि हम कुछ ऐसे डिग्रियों को एनालिसिस करें जिनकी नौकरी मिल सके। एग्रीकल्चर कॉलेज की खाली भूमि को लेकर कहा कि इस पर प्राकृतिक खेती करवाएं, साथ ही कॉलेज के पुराने छात्र छात्राओं को कॉलेज से जोड़ें और उनसे विचार करें। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग को गिरफ्तार किया है। बता दें कि लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग भोले भाले लोगों को शादी के जाल में फंसाकर धोखाधड़ी करने की घटना को अंजाम देते थे और पैसे, जेवर और गाड़ियों को लेकर रफू चक्कर हो जाते थे। मामले को लेकर बिलासपुर पुलिस ने बताया कि लुटेरी दुल्हन गैंग में से 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी महिला फिलहाल राजस्थान के कोटा जेल में कैद है। थाना सरकंडा में सितंबर 2021 में एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें आवेदक मुंशीलाल पस्तरिया, ये 75 इनकी उम्र इसके ऊपर है, और इन्होंने एक मामला दर्ज कराया था जिसमें इनके साथ में आशा शर्मा नाम की एक महिला ने से इनकी शादी हुई थी। उस उम्र में सामूहिक विवाह जो होता है उसके माध्यम से इनसे परिचय हुआ। उसके बाद इनका विवाह हुआ। शादी के बाद कुछ महीने, लगभग 20 महीने साथ में रहने के बाद अपने 2 रिश्तेदारों के साथ में थी। उसके बाद फिर इनके घर से कई लाख रुपए, 13 लाख के आसपास का रुपए, अल्टो कार, चेकबुक, ऐसे कई दस्तावेज, वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को लेकर ये महिला फरार हो गई थी, जिस पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 420-24 के तहत में आशा शर्मा एवं अन्य उसके 2 रिश्तेदार हैं, उनके नाम से अपराध पंजीबद्ध किया गया था। डबरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए हुआ। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि डॉक्टर दयानंद भार्गव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वरूप के उद्देश्य से वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला और बताया कि ब्रिटिश काल में लॉर्ड मैकॉल ने जो शिक्षा व्यवस्था भारत देश को दी थी, वह पूर्णतः अप्रासंगिक हो गई है, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में भी बाधक बनी हुई है। इसलिए भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का निर्माण किया है, उसके दर्शन में शिक्षा न केवल छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, बल्कि छात्र को संस्कारित और मूल्यपरक शिक्षा भी देती है। असल में क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जा रही है और पुरानी शिक्षा व्यवस्था में जो बहुत सारी कमियां थी या जिन्हें कहे जिनमें सुधार की आवश्यकता थी, उनके लिए नई शिक्षा नीति में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। वो किस प्रकार से लागू होनी है, उसमें क्या क्या नई नई व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या कोर्स रहेंगे,
इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज इस कार्यशाला का आयोजन कन्या विद्यालय में किया गया। शिक्षा हमारी सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यदि भारत देश को हमें अखंड और विश्वगुरु बनाना है, शिक्षा को मूल्यपरक बनाना है, तो हमको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को गहरे से जानना होगा, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था सार्वभौमिक हो, सभी के लिए सुलभ हो, किसी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं है, समतामूलक समाज का निर्माण हो, सामाजिक न्याय पर आधारित हो। ये पूरी बातें आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेरे उद्बोधन में और इस जितने भी शिक्षाविद आए थे सभी ने इस विषय पर अपने विचार रखे और बड़ा ही सार्थक और अच्छी कार्यशाला हुई। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर भारत आप सभी से अपील करता है कि मुंह पर मास्क लगाकर रखिए, सैनिटाइजर का उपयोग करिए और 2 गज दूरी जरूर बनाकर रखिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा में ही इसका विकास, देश का विकास है। और अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा। इसलिए आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है और वैक्सीन जरूर लगवाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।